Hello everyone, how are you? I hope all of you are awesome. Let's begin our chapter. Okay, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 7 चैप्टर है। ये वाला हमने यहाँ से कवर कर लिया था। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये सेकंड पार्ट है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 का। और भी सारे चैप्टर्स मतलब 7 तक। अभी अगर ये सेकंड वाला देख रहे हैं तो यहाँ तक पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप जान सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप वैसे ही जान सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रूल्स रेगुलेशन क्या है वो सब आप जान सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमने यहाँ से पूरा कवर कर लिया था। ये इसके जो 10 पॉइंट्स थे वो पहले ही कवर किए जा चुके हैं। अब इसके जो आगे का जो सिस्टम है, मेन जो चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। ओके, पीछे जो हेडिंग थी हमारी, मेन हेडिंग थी जो हमारी ये 10 पॉइंट थे, वो क्या था? मंत्रिमंडल जो था हमारा, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी हमने। फीचर्स ऑफ आवर काउंसिल या कैबिनेट बोल दो। देखो, काउंसिल और कैबिनेट दोनों का मीनिंग एक ही जैसा होता है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम आगे अब वही सब करेंगे, ठीक है। अब अगर हम पहले ये भी देख लें तो जो संघीय मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का जो गठन है, गठन मीन्स हाउ टू मेक आवर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है, जो मिनिस्ट्री होती है वो बनती कैसे एक्चुअल में, वो सब यहाँ पे दे रखा है। देखो, फर्स्टली तो उसमें वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है या अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अभी देखो, आप ये इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारा ऐसे ही दे रखा है, एग्जाम्पल के जरिए समझाया हुआ है ना, इसलिए इसने इतना सारा दिया हुआ है। तो आप देखो, ये कौन है? प्रधानमंत्री हो गए। इनकी अपॉइंटमेंट किसने कर दी? राष्ट्रपति ने कर दी। राष्ट्रपति क्या करता है कि भाई जिस पार्टी को बहुमत मिला होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं उस पार्टी के लोगों को बुलाता है, उस पार्टी से एक नेता को करता है कि भाई किसको प्रधानमंत्री बनना है। वो फिर आपस में वो डिसाइड करके एक व्यक्ति को भेजते हैं और फिर जो राष्ट्रपति होते हैं वो उसको एज अ वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये आपके प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? जितने भी उसी पार्टी के जिसको बहुमत मिला है, उसी पार्टी के और भी जितने मेंबर्स हैं उनमें से जो मेन इसकी कैबिनेट में होंगे, मेन मंत्री जो बनाने होंगे, वो क्या करता है? वो उनको चुनता है कि भाई हाँ ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गया, ये हो गया, इनको करता है। फिर ये जो लोग हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही, इसके सजेशन पर, प्रधानमंत्री जब सजेस्ट करता है राष्ट्रपति को कि भाई इनको मंत्री डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर राष्ट्रपति इनको मंत्री बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन हो जाता है। ओके, तो आप बस वही है, मेन चीज़ वही लिख लीजिए। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे भी तो मेन चीज़ बस यही निकलना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी वही देखो, वहाँ पे प्रधानमंत्री का था, यहाँ पे अन्य मंत्रियों का जो भी अभी मैंने बताया, ये इनमें से जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, फिर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देते हैं। ओके, बस यहाँ पे ज़्यादा ये जो बीच का है ये ज़्यादा सिस्टम वो नहीं है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ये वाला कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम? इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है? बस हम अगर एक पॉइंट भी देखेंगे ना तो उससे ही हमें सारा कुछ क्लियर हो जाना है। अगर आप ये वाला देखोगे तो इससे ही क्लियर हो जाना है साधारणतः। देखो, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, मीन्स दोनों का सेम ही। वैसे कभी इनमें हमेशा ही कन्फ्यूज़न भी रहती है बच्चों में कि भाई क्या है ये, क्या है ये। तो दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम लिया जाता है कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर हो गया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। काउंसिल बोल दो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री बोल दो या मिनिस्टर बोल दो, या कैबिनेट बोल दो, बोथ आर सेम।
बट लेकिन मेन डिफरेंस इसमें होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे ना तो उससे क्लियर हो जाना है। पहला क्या लिखा है, मंत्रिमंडल में केवल प्रथम श्रेणी के मंत्री ही शामिल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? प्रथम श्रेणी मतलब क्या? देखो जो पहले तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मंत्रिमंडल और ये मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैबिनेट। कैबिनेट क्या है? कैबिनेट में केवल प्रथम श्रेणी के मंत्री ही शामिल होते हैं। प्रथम श्रेणी के मतलब क्या? प्रथम श्रेणी के मतलब है कि जो मेन होते हैं, बहुत ज़्यादा मेन होते हैं ना, वो मिनिस्टर शामिल होते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, ओके, और जो मेनली तो 4 माने जाते हैं अगर हम बात करें, हाँ, 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं जो बहुत मेन मानी जाती हैं, और ज़्यादातर वो ही इसमें शामिल होती हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? देखो, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जो होता है। और कौन होता है? शिक्षा मंत्रालय ले लो, और लेना भी तो हेल्थ मिनिस्ट्री ले लो। गृह मंत्री भी तो होता है, गृह मंत्री। तो ये 4 ज़्यादा होते हैं। देखो 4 कौन से, दोबारा से, प्रधानमंत्री हो गए, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये हो गए। ये 4 जो होते हैं ना वो बहुत मेन प्रथम श्रेणी के ये इन्हें माना जाता है, क्योंकि ये देखो, अगर और बाकी की जो चीज़ें हैं और बाकी की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे खाद्य का हो गया, ये हो गया, और रेलवे हो गई, ये सब भी बहुत मेन है, लेकिन सबसे मेन कौन सी हो गई? यही वाली, ये जो 4 हो गई वो हो गई टॉप लेवल के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो इन्हें माना जाता है। तो जो हमारी कैबिनेट होती है, कैबिनेट में कौन शामिल होता है? कैबिनेट में इस तरीके के जो ये बहुत मेन टाइप के होते हैं ना, जरूर नहीं कि ये 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। तो ये बस मैंने थोड़ा बेसिक चीज़, लेकिन हाँ ये भी शामिल है, ये टॉप लेवल की होती है ना, तो ये भी इसमें ये ही होती हैं। किसमें? मंत्रिमंडल में, ठीक है। प्रथम श्रेणी का मतलब यही है कि प्रथम श्रेणी के जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और इस संस्था में प्राय मतलब यही, इसमें तो ऐसे दे रखे हैं 15 से 20 तक के में, मतलब शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, ये जो हो गए ये टॉप लेवल की थोड़ी जैसे जो होती हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती हैं, जिनके बिना भाई काम नहीं चल सकता, वो उनके जो मंत्री होते हैं वो इसमें मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा तो है ना कि जैसे कोई भी पार्टी होती है, बहुमत प्राप्त होता है, सभी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ पद दिया ही जाता है, मतलब किसी न किसी मिनिस्ट्री का उन्हें मेंबर बनाया ही जाता है कि कोई ये मिनिस्ट्री का हो गया, ये मिनिस्ट्री इसको दे दी, ये चीज़ संभालेंगे, इसका मिनिस्टर ये हो गया, ये चीज़ संभालेंगे। तो कितने सारे, बहुत सारे होते हैं। तो वो किस में शामिल होते हैं? वो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में टॉप लेवल के जो होते हैं 15 से 20 हम कह सकते हैं, या 10 से 15 भी कह सकते हैं टॉप लेवल के, वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मीन्स कैबिनेट में। और बाकी के जितने भी जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में जो होते हैं, वो जो जितने भी और अन्य जो हो गए वो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। और मंत्री परिषद अगर और करें तो मंत्रिमंडल एक छोटी इकाई हो गई और ये मंत्री परिषद एक बड़ी इकाई हो गई, बड़ी संस्था हो गई, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं और इसमें लगभग 50 से 70 के बीच में मिनिस्टर शामिल होते हैं। ओके, यही मेन डिफरेंस है इसका। बस अब आगे मैं कर रही हूँ, अब उससे जैसे चैप्टर का हमारा नाम क्या था? चैप्टर का नाम भी तो यही था ना, मंत्री परिषद एंड प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का आप देख लेते हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हुआ हो तो आप दोबारा से देख लीजिए प्लीज़। अगर दोबारा से देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, अभी मैं इसको वहीं से स्टार्ट करती हूँ। हम उसके जस्ट ये सेकंड पेज में ही, जस्ट उसके पीछे ही ये एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट दिख रहा है कि भाई जो ये मंत्री परिषद होती है उसके काम क्या होते हैं, क्या करती है काम। अगर देखो, अगर आप सिंपली सरकार को लेकर चलोगे, क्या काम करती है सरकार? जो भी सरकार काम करती है ना वही यही है, क्योंकि सरकार के जो मेंबर्स होते हैं वो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के ही तो सदस्य होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भाई क्या काम होते हैं वो इसे, कि भाई देखो, राष्ट्रपति होते हैं,
राष्ट्रपति के नाम पर टोटली पावर दी हुई है कि भाई राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो पावर है, ऐसा करना होता है देश में, ऐसा करना होता है। लेकिन इन शक्तियों का, ये जो पावर्स होती हैं, उनका एक्चुअल में जो यूज़ है वो कौन कर रहा होता है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कर रहे होते हैं, कैबिनेट ही कर रही होती है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, कुछ मेन काम दे रखे हैं, वो देख लेते हैं बस, थोड़े से वर्क इनके दिए हुए हैं। फर्स्टली तो यही राष्ट्रनीति का निर्माण। मैं ज़्यादा देखो अंदर डिटेल में नहीं पढ़ रही, पॉइंट आपको बता देती हूँ, आप यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर ही हो जाना है। नीति निर्माण, राष्ट्र नीति का निर्माण। राष्ट्र नीति का निर्माण मीन्स क्या? देखो, कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो इन्हीं के द्वारा तो बनाई जाती है। कोई भी बिल हो गया, कोई कानून हो गया ना, कोई भी नियम कानून हो गया, वो कहाँ पास होते हैं? संसद में पास होते हैं। और संसद में कौन होते हैं? यही मिनिस्टर्स होते हैं और अपोजिशन मिनिस्टर्स होते हैं। सांसद ही तो होते हैं सारे के सारे, सांसद वो होते हैं, तो उनके द्वारा ये सब किया जाता है। ओके, बिल विल सारे पास, नीतियों का निर्माण, नीतियाँ जो बनाई जाती है देश को चलाने के लिए, वो इनके द्वारा ही किया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट है ये प्रशासकीय कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। प्रशासकीय, प्रशासन से संबंधित कार्य। प्रशासन चलाते हैं ना, सरकार ही तो प्रशासन चला रही होती है ना। देश में जो व्यवस्था है, शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़ों से दूर रखना, और शिक्षा को सही से चलाना, हेल्थ को देखना, किसानों की जो समस्या है उनको देखना, ये सारा प्रशासन का जो काम है, प्रशासनिक कार्य सारे यही मिनिस्टर्स तो कर रहे होते हैं, कैबिनेट के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तो सब कर रहे होते हैं। तो प्रशासनिक कार्य भी होते हैं इनके। ओके, विभाग, देखो यहाँ पे ये विभाग में आप कंफ्यूज मत हो ना। विभाग का मतलब यही कि भाई कोई भी मिनिस्टर है, मतलब वही ना, सरकार में विभाग बनाए हुए हैं कि भाई ये है, ये एक विभाग हो गया, इसमें इतने मिनिस्टर शामिल हैं और इनको क्या देखना है? कृषि से संबंधित चीज़ें देखना है, ये विभाग हो गया। कृषि विभाग हो गया। ये वाहन विभाग, मतलब वो सड़क परिवहन विभाग हो गया। इसमें जितने भी मिनिस्टर शामिल कर दिए, और कि भाई आप सड़कों वड़कों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप मेंटेन करिए। आप शिक्षा विभाग बना दिया, शिक्षा से संबंधित चीज़ देखिए, तो ये विभाग बना दिए, तो वो सारा चीज़ें देख रहे हैं। तो प्रशासनिक कार्य हो गए ना, प्रशासन से संबंधित कार्य हैं, प्रशासन चला रहे हैं, तो ये सब। ओके, और सारे वही यही मिनिस्टर्स से तो होते हैं, थोड़ी ना अपने आप ही चल रहा होता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य मीन्स क्या? लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं? हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का जो काम होता है वो क्या होता है? कोई भी नियम कानून को पास करना। जो भी कानून वानून बनते हैं ना, वो कौन बनाता है? यही बनाता है। देखो, ये फर्स्ट पार्ट का ही, फर्स्ट पॉइंट का ही रिपीटेशन है। फर्स्ट पॉइंट को यहाँ अलग से नाम दे रखा है कि भाई राष्ट्र नीति का निर्माण, ना, देश को चलाने के लिए नीति वीति निर्माण है, ये हो गया। ये है वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य मतलब भी वही होता है कि भाई जो सरकार होती है, जो सांसद होते हैं सारे के सारे, वहीं संसद में ही तो, देखो संसद और सांसद में कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे आ की आवाज़ आ रही है, सांसद मीन्स उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वहाँ पर चुनकर गए हैं, और संसद में जो लोग चुनकर गए हैं वो सांसद हो गए। संसद क्या, एक जगह है बनाई हुई है ना, जहाँ पे लोग, ये जो सारे नेता हैं, बैठकर कोई भी फैसला करते हैं या कोई भी बहस करते हैं, तो वही है। तो वही ये वैधानिक कार्य मतलब कोई भी कानून को पास करना, हाँ, और लोगों की भलाई के लिए या विकास के लिए कानूनों को लाना, उन्हें पास करना, उन्हें लागू करना, हाँ, पास करवा हो गया। और फिर कोई पुराने कानून है उनको रद्द करना, कि भाई जो काम के नहीं रह गए हैं उनको निरस्त कर देना, हाँ, नए कानूनों को बनाना, जोड़ना, ये सारा काम किसका होता है? ये इसका ही, हाँ, जो कैबिनेट के जो लोग होते हैं वही सब कर रहे होते हैं, तो इसलिए लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं इनके। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा है? नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन कैसे हो गए? फाइनेंशियल फंक्शन मतलब कि भाई
पैसे वैसे से संबंधित, टैक्सेस से रिलेटेड चीज़ें। हाँ, अब देखो जो देश है, हम लोग आप लोग सब टैक्स पे करते हैं ना, डायरेक्टली नहीं करते बट इनडायरेक्टली तो टोटली कर ही रहे होते हैं। जैसे हम कोई भी सामान परचेज करते हैं, है ना, तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है ना सारा। जीएसटी बोलते हैं, जैसे जीएसटी हो गया। आज के टाइम पर तो हर चीज़ पे जीएसटी वगैरह है। यहाँ तक कि हम ये छोटे मोटे बिस्किट्स हो गए या नमकीन के पैकेट्स हो गए, उनमें भी जीएसटी लग रही होती है। आप पीछे की साइड जहाँ पे एक्सपायरी डेट देखते हैं या मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है ना कि भाई इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ऐसे करके, तो उसमें टैक्स होता है इंक्लूड। हाँ, तो हम ना चाहते हुए भी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। वो टैक्स वैक्स इकट्ठा होकर हम पानी का टैक्स पे कर रहे होते हैं, बिल जो बिजली होता है बिजली का बिल पे कर रहे होते हैं, और हर चीज़ का कर रहे होते हैं। और सड़कों पे जाते हैं, वहाँ पे अगर गाड़ी वाहन है तो वो करते हैं, टोल टैक्सेस हो गए, हाँ, सर्विस टैक्स हो गए, कितने सारे टैक्सेस होते हैं। वो सारा का सारा जो पैसा है, सारा जो टैक्सेस है, उनका जो कंट्रोल है, हाँ, उनको टैक्स इकट्ठा करना, उसका फिर जो पैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, हमारे वही देश के विकास में कहीं ना कहीं लगाना, वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? वो यही तो कर रहे होते, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये वित्तीय कार्य कर रहे हैं। ओके, अगर आपको देखो, अगर इसमें ना भी समझ में आ रहा हो ना, तो मैं जो बोल रही हूँ अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप वो ही लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको फिर उसमें ज़्यादा वैसे नंबर भी नहीं कटेंगे, बात तो वही है ना, मेन चीज़ जो है वो है। तो आप एक दो लाइन यहाँ से इंक्लूड करके और एक दो लाइन जो मैं बोल रही हूँ, आपको अगर वो समझ में आ रही है आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से हो जाना है। ये क्या चल रहे हैं? ये कैबिनेट फंक्शन चल रहे हैं। ये किसके फंक्शंस? कैबिनेट के, या तो कैबिनेट बोलो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलो, बात एक ही हुई, लेकिन मेन डिफरेंस अगर पूछे तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो हमारी कैबिनेट होती है वो क्या होती है? कैबिनेट छोटी इकाई होती है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें सारे के सारे शामिल होते हैं। और जो कैबिनेट होती है उसमें मेन उच्च जो होते हैं उसमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। इसमें 10 से 15 लोग शामिल होते हैं, या 15 से 20 ले लो, 15 से 20 मिनिस्टर शामिल होते हैं। और जो दूसरी वाली परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, उसमें 50 से 70 के करीब शामिल होते हैं। ओके, तो ये मेन डिफरेंस भी पता होना चाहिए, और फिर उनके कार्य कि भाई काम चल रहे हैं उनके। ठीक है, वित्त तक हो गया। 5th नंबर, विभागों में तालमेल, कोऑर्डिनेशन इन मिनिस्ट्रीज। कोऑर्डिनेशन इन मिनिस्ट्रीज मीन्स क्या? यही तो सब कोऑर्डिनेशन बैठा के चल रहे होते हैं ना। किस चीज़ का कोऑर्डिनेशन, किस चीज़ का तालमेल? तालमेल मतलब इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे अगर हम बात करें, चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी, कि भाई हमें कोई सड़क बनानी है। क्या करना है? कोई सड़क बनानी है, वो कोई सड़क बनानी है, उसका प्रोजेक्ट तैयार करा। प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद सबसे पहले कहाँ पे जाएगी वो फाइल, कहाँ पे लेकर जाएंगे? सबसे पहले वो फाइल गई वो वाली मिनिस्ट्री में, जो सड़क परिवहन मिनिस्ट्री है। सड़क परिवहन मिनिस्ट्री में गई, वहाँ पे सारा चीज़ें हुई। फिर वहाँ से जो फाइल है, अभी उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ठीक है सड़क बन रही है, ये हो गया, वो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। फिर उसमें पैसा भी तो लगेगा ना सड़क बनाने में। तो फिर सड़क बनाने में जो पैसा लगेगा उसके लिए कौन, और पैसे किसके पास होंगे? पैसे का जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहा होगा? वित्त मंत्रालय कर रहा होगा, वित्त मिनिस्ट्री कर रही होगी, वित्त विभाग कर रहा होगा। तो फिर वहाँ पर गए, फिर वो अप्रूव करवाया, वो करवा लिया। फिर एक मटेरियल भी तो लगता है ना, सड़क बनाने के लिए मटेरियल लगता है। तो फिर वहाँ से उस मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा, जो मटेरियल से चीज़ें, जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको जो मेंटेन कर रहे होते हैं, वहाँ पर जाया जाएगा। फिर वहाँ से मटेरियल को डिसाइड करा जाएगा क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे। फिर लेबर मिनिस्ट्री भी होती है, लेबरों की जो पैसे वैसे संबंधित चीज़ें देखती है, वो सब है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे हो रही होती हैं
लेबर प्रोवाइड करने वाली जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो ये सब क्या फिर तो क्योंकि इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो इनमें जो तालमेल है, तालमेल भी तो मतलब आपस में कि भाई बहुत ज़्यादा विवाद ना हो, बहुत ज़्यादा लोगों को भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो उसके लिए ये सब तालमेल बना कर रखते हैं कि भाई अगर यहाँ से कोई चीज़ होके जा रही तो वहाँ पर उसको देखा जाए, फिर जल्दी से उसको अप्रूव करा जाए, फिर तीसरी जगह अगर जा रही है तो वहाँ पे चीज़ों को जल्दी से देखा जाए उस मिनिस्ट्री से। तो मतलब तो ये एक तालमेल हो गया ना, एक तरीके से एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो वो भी कौन, ये मिनिस्टर्स ही तो बना के चल रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी ना कोई पुलिस वाला बैठा है या कोई वैसे। तो यही है, यही चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से वो तालमेल बनाते रखते हैं, कोऑर्डिनेशन इन मिनिस्ट्रीज हो गया। ओके, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 6th वन क्या है, विदेशी संबंधों का संचालन, कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन। क्या मतलब है इसका, विदेशी संबंधों का संचालन क्या मतलब है इसका? सिंपली मतलब यही हुआ कि भाई जो विदेशी चीज़ें हैं, हाँ, विदेशों के साथ जो संबंध हैं, जो हमारे जो भी चीज़ें होती हैं विदेशों के साथ, वो सबको संचालित करना, सही से चलाना। हाँ, अन्य देशों में जाने वाले राजदूतों और अन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है। मतलब विदेशी संचालकों का क्या होता है, विदेशी संबंधों का संचालन क्या हो गया? क्योंकि देखो एक चीज़ ये होता है कि भाई राजदूत जिन्हें बोलते हैं, राजदूत जो होते हैं ना, उन्हें कुछ देखो कुछ मिनिस्टर्स या कुछ ऑफिसर्स हमारे देश के होते हैं, उनको दूसरे देशों में भेजा जाता है। और दूसरे देशों के जो ये ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे देश में आके रहते हैं और एज अ राजदूत के रूप में, हाँ, राजदूत के रूप में उन्हें वहाँ भेजा जाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भारत में आके रहते हैं। और मतलब ये क्यों करा जाता है, ताकि वो एक दूसरे की जो चीज़ें हैं, एक दूसरे के देशों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी चीज़ों को संभाल पाएँ। जैसे अगर अभी आपने अगर वो सुना होगा क्या, अफ़गानिस्तान वाला जो मामला है वो सुना होगा। अफ़गानिस्तान में क्या तालिबान का शासन चल रहा है अभी 1 साल से। 1 साल के मतलब अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ था। लास्ट के स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे उसमें स्टार्ट सा हुआ था, है ना, जो ये गर्मी का टाइम चल रहा था उस टाइम पर। ठीक है, उस टाइम पे अब तालिबान का शासन है। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ पर भी हमारा अफ़गानिस्तान में भी हमारे राजदूत थे। तो उन राजदूतों का क्या काम था, उन राजदूतों ने क्या करा, वहाँ अफ़गानिस्तान में जो भारत के लोग रह रहे थे, उनके पासपोर्ट से रिलेटेड जो समस्याएं थी उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करा। उन्हें फिर पासपोर्ट प्रोवाइड करवाया, इमरजेंसी पासपोर्ट्स भी जो होते हैं वो प्रोवाइड्स करवाया। फिर उन्हें फिर भारत में लाया गया, वापस भारत में आए, जो लोग आना चाहते थे उन्हें लाया गया। तो ये पासपोर्ट से संबंधित चीज़ें हैं, वो सब मेंटेन कौन कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं ना, ये मिनिस्ट्रीज़ ही तो कर रही होती हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री मतलब एक तरीके से ये ऑफिसर्स ही तो होते हैं ना, जो इनके द्वारा, ये मिनिस्ट्रीज़ की सलाह के द्वारा ही तो उन्हें अपॉइंट करा जाता है ना उन देशों में। और एक तरीके से जैसे वहाँ पे रह भी रहे थे, तो वहाँ की जो स्थिति है उसका भी ध्यान रख रहे थे, उसको देखते जा रहे थे और भारत को इन्फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे इतनी स्थिति ख़राब हो चुकी है, ऐसी स्थिति है, ये चीज़ें चल रही हैं, ताकि जो सरकार है वो जल्दी से लोगों को निकाले यहाँ से। तो इस तरीके से वो मतलब राजदूत काम कर रहे होते हैं। हर देश का जो राजदूत है वो ऐसे ही काम कर रहा होता है, और ये एक तरीके के ऑफिसर्स ही होते हैं, है ना। बस ये काम, और ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो राजदूत हैं, वो नियुक्ति मतलब उनको अपॉइंट वहाँ पे कौन भेजता है, राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन किसकी सलाह पर, किसकी चीज़ें सुनी जाती है, किसकी बात मानकर, ये जो हमारे यही मंत्रिमंडल है, उनके द्वारा बोला जाता है कि हाँ इन लोगों को भेजना है। फिर जो राष्ट्रपति हैं वो उनको अपॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से विदेशी संबंधों का संचालन हो रहा है। ओके, 7th पॉइंट की बात करें तो नियुक्तियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स। कैसे कि भाई जो अपॉइंटमेंट करी जाती हैं उन पर कंट्रोल करना। संविधान द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है। कि भाई जो मेन हमारे जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो पद होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का हो गया, अन्य मिनिस्टर्स हो गए, हमारे जज हो गए, जजेस जो होते हैं वो सब हो गए,
और भी जैसे जो हमारे फोर्सेस होते हैं ना, आर्म फोर्सेस हो गई या ये जितने भी एयरफोर्स हो गए, इनके जो हेड होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सारी कौन कर रहा होता है? राष्ट्रपति को दी हुई हैं, समझ रहे हो। लेकिन वह मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्यों के गवर्नर, राजदूत, अटॉर्नी जनरल जनरल देखो भले ही राष्ट्रपति को दी हुई है ना अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ें, अधिकार कि राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते, लेकिन कुछ कब कर सकता है? जब ये जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के परामर्श, मंत्रिमंडल से बातें कर मंत्रिमंडल से परामर्श करके ही जो राज्य के गवर्नर होते हैं ना, किसी देखो जिस तरीके की पावर राष्ट्रपति की होती है वैसे एक गवर्नर की होती है स्टेट में, तो वो जो स्टेट का गवर्नर उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन पहले राष्ट्रपति करता है, लेकिन उससे जो हमारी ये मंत्रिपरिषद है उससे सलाह ले लेता है, सलाह मशवरा कर लेता है, या उस पर्टिकुलर स्टेट जिस स्टेट में वो उसको गवर्नर नियुक्त कर रहा है उस स्टेट के जो मुख्यमंत्री है उससे सलाह ले लेता है, हाँ, उससे बातें करता है कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिस्कशन जो होते हैं उनका आपसी, वो डिस्कशन करने के बाद राष्ट्रपति करते हैं। राजदूतों की नियुक्ति भी इसी से मंत्रिमंडल से पूछ कर करी जाते हैं। अटॉर्नी जनरल्स होते हैं हमारे, वही जो हैं जनरल वनरल होते हैं वो उन सब की हो गया। और नियंत्रण करने वाले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ के लोक सेवा आयोग, ये जो हेड वेड होते हैं, यूपीएससी सुना होगा आपने, जो सेवाओं जो ये चलाते हैं सर्विसेज को चलाते हैं, उनके जो हेड हो गए उनकी नियुक्ति, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सब की जो नियुक्ति है, सबके हेड्स वगैरह हो गए, मेंबर्स की जो नियुक्ति है अध्यक्षों की, कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा, मंत्रिमंडल के बताने के बाद कि आप इन्हें करिए इन्हें ना करिए, ऐसा कुछ बातचीत डिस्कशन करने के बाद उन्हें अपॉइंट करा जाता है। तो इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं ना एक तरीके से। अगर वो कह दे कि इसे नहीं करना है तो वो नहीं करा जाएगा, उन्हें बोले कि हाँ ये ठीक है, तो कंट्रोल हो गया ना एक तरीके का, तो कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स हो गया। ओके, 8th पॉइंट की बात करें तो जांच पड़ताल समितियां, इन्वेस्टिगेशन कमिटीज़ क्या होती हैं? भाई कोई भी घटना हो गई उसमें जांच पड़ताल करने के लिए कमिटीज़ बना दी जाती हैं, और वो यही कमेटी में कौन होते हैं? ये कहीं ना कहीं ये मिनिस्टर्स ही शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री को पूर्व मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए जांच पड़ताल समितियां नियुक्त करता है। अच्छा, नियुक्त करने में भी उच्च अधिकारियों के विरुद्ध नियुक्त करने में का भी अधिकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कौरों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मतलब ये कि भाई जांच पड़ताल करना कि भाई कोई भी मिनिस्टर्स हो गया या कोई भी केस हो गया, हाँ कोई भी केस हुआ, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये मिनिस्टर से रिलेटेड हो, कोई भी केस हुआ फिर उसकी जांच पड़ताल करनी है कि भाई ये जो फैसला मतलब जो ये पुलिस के द्वारा जो भी फैसला जो भी दायर करा गया कोर्ट के द्वारा, किसी निचली कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला दिया गया, वो फैसला क्या सही है या कैसा है, क्या उसकी जांच सही तरीके से हुई नहीं हुई, तो उसके लिए क्या जांच समिति बनाने का अधिकार कि भाई कुछ लोगों को, कुछ मिनिस्टर्स को लेके या कुछ लोगों को लेकर एक कमेटी बनाती है और उसको जांच करने का वो सौंप दिया कि भाई आप जांच कर दिए और हमें रिपोर्ट बना कर दीजिए। तो इस तरीके से जांच पड़ताल समितियां भी बना दी जाती हैं। तो ये भी एक काम होता है इसका, जांच पड़ताल समिति का, ठीक है, से संबंधित। 9वें पॉइंट की बात करें तो ये क्या बोल रहा है? संकटकालीन घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। संविधान में 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा केवल उसी समय कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में, है ना। देखो जब हमने राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है इस बुक का, राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना हमने, ये चीज़ भी बताई थी कि भाई राष्ट्रपति कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी बट व्हेन आफ्टर द
आफ्टर द ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है व्हेन इट गिव हिम द डॉक्यूमेंट बाय साइनिंग एंड ही मतलब टेल हिम कि क्या हो रहा है, सिचुएशन ख़राब होती जा रही है या जो भी सिचुएशन है एट द पॉइंट इन द कंट्री, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जो राष्ट्रपति हैं तभी तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। जब जो कैबिनेट है हमारी, कैबिनेट रिटर्न में देती है, कैबिनेट रिटर्न में जब दे देती कि भाई इन पर्टिकुलर दिस एरिया सिचुएशन क्या हो रही है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है या बाहरी आक्रमण हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे इमरजेंसी लागू करनी है, तो वो क्या रिटर्न में चीज़ें देती हैं राष्ट्रपति को, ओनली देन ही कैन डिक्लेयर। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हो गई। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो होती है उसमें भी इनका कार्य होता है कि भाई वो रिटर्न में ही सारी चीज़ें सूचना देते हैं। आफ्टर दैट तो बाद में जो ये राष्ट्रपति हैं वो कोई भी फैसला करके डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी, तो वहाँ पर भी उनका एक मेन काम हो गया। ओके, अभी 10th पॉइंट क्या कहते हैं, कानूनों को लागू करना अथवा व्यवस्था बनाए रखना। ये पॉइंट आपको वैसे ही पॉइंट से ही मतलब ये हेडिंग से ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा ना, जो देखो ये तीसरा पॉइंट है, देख लो ये कहीं ना कहीं तीसरा पॉइंट है। फर्स्ट वाला हो गया लेजिस्लेटिव वाला जो था, और ये वाला हो गया। इसमें देखो कानूनों को लागू करना, देखो जब कोई भी कानून या कोई भी नियम कानून बन जाता है संसद में, बनने के बाद इसको लागू करना, बनाना ही एक तरीके का इनका काम होता है। फिर लागू बाद में किसके द्वारा करा जाता है, एग्जीक्यूटिव जो होती है ना, एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं लोग, एग्जीक्यूटिव में हमारे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, पुलिस हो गई, ये सब किस में लागू होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं मतलब लागू नहीं, ये सारे के सारे आते हैं एग्जीक्यूटिव में। देखो इसका जो डिफरेंस है, ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस भी मैंने क्लियर करा हुआ। अगर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना, एक चैप्टर है क्लास 8 का ही डाला हुआ है, 4th चैप्टर कानूनों की समझ, उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें बहुत क्लियर करी थी मैंने, एकदम बहुत सिंपली भाषा में। तो आप उसको भी देखिए, अगर आप उसको देखोगे तो आपको बस स्टार्टिंग के 4-5 मिनट देखोगे ना, 5-6 मिनट, तो आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट है 8th चैप्टर, मतलब 8th क्लास का 4th चैप्टर। ओके, तो ये कि भाई इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस। जैसे अगर इसको सिंपली भाषा में समझोगे तो वो बहुत इजीली फिर सारी चीज़ें कवर होती जाती हैं। तो कानूनों को लागू करना, तो फिर वही जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून, मतलब कहीं ना कहीं देखो, अगर हम ऑफिसर्स की बात करें, ये अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें या पुलिस की बात करें, वो कहीं ना कहीं किसके इंस्ट्रक्शन पर काम करती है, पूरी तरीके से वैसे नहीं, वैसे तो उन्हें काम किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये कैबिनेट जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चीज़ें, हाँ कोई भी नियम कानून जो प्रधानमंत्री कह दो या ये कैबिनेट के द्वारा जो चीज़ें करी जाती हैं, फिर कैबिनेट के कहने पर ही वो चीज़ें लागू करवाई जाती हैं। ओके, अब जैसे कोई भी वो चीज़ है, जैसे अगर कोई किसी एक स्कीम की बात करें, क्या किस स्कीम की बात करें, वो था ना उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में क्या था, ठीक है, अगर उज्ज्वला में क्या था, उज्ज्वला स्कीम जो थी उसमें सिलेंडर्स पहुंचाए गए थे ना लोगों को। ये उज्ज्वला योजना किसने स्टार्ट करी, कैबिनेट के द्वारा स्टार्ट करी। कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री और उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा डिक्लेयर करी गई वो योजना स्कीम। फिर उस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट है, मतलब लोगों तक वो सिलेंडर किसने पहुँचाए, ये ऑफिसर्स वगैरह हुए, जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुए, इन्होंने मतलब इनके द्वारा उस स्कीम को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करा गया ना, लागू करा गया पूरे देश में। लोगों तक चीज़ें जो हैं उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं कंट्रोल करी गई चीज़ें हैं। तो इस तरीके से, और वो उनको कहाँ किसके द्वारा ऑर्डर या किसके द्वारा कंट्रोल कहीं ना कहीं करा जा रहा है, इनके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। तो इस तरीके से ये कानून को लागू करवाने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, 11th पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में जो कैबिनेट है, कैबिनेट इज द एडवाइजरी किसकी, राष्ट्रपति की। एडवाइजरी कमेटी कह दो या एडवाइजरी कुछ भी कह दो, एडवाइस देने वाली जो कमेटी है वो है ये कैबिनेट।
क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं, कुछ भी जो काम, राष्ट्रपति को देश का पूरा कंट्रोल दिया हुआ है एक तरीके से, अगर हम देखें ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही हैव द ऑल काइंड ऑफ पावर्स, बट ही कांट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द, किससे, कैबिनेट से। जब तक कैबिनेट किसी चीज़ का, जब तक वो कैबिनेट से डिस्कशन ना कर लेना कभी ऐसा करना चाहिए या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब तक वो कुछ नहीं करते। तो कैबिनेट में वही होंगे ना, कैबिनेट। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के परामर्शदाता, मतलब एज एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, वही उसको मतलब एडवाइस करने वाली उसके रूप में काम करते, परामर्शदाता के रूप में काम करती है। ओके, एक लाइन बस रीड करूँगी, बात वही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करती है। मौलिक रूप में संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केवल यह व्यवस्था की गई थी कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा, और यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कार्य करने में परामर्श देगी। मीन्स आर्टिकल 74 में क्या करा हुआ है, इसमें सिर्फ ये डिक्लेयर करा हुआ है कि देयर विल बी द, क्या होगी, देयर विल बी अ कैबिनेट हु गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, बस ये दिया हुआ है, और बाकी वैसी चीज़ें करनी। देखो अब आप इनको रीड करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने, और आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। यू कैन सपोर्ट ना, यू शुड सपोर्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय सब्सक्राइबिंग, बाय शेयरिंग, बाय कमेंट करके हमें बता सकते हैं ना व्हाट आई शुड डू फॉर यू। ओके, बट इन अ लर्निंग मेथड। चलो ठीक है। ओके, फिर आगे से देखो, अभी ये वीडियो भी इतना लंबा हो गया, तो अभी आगे से मैं जो करूँगी अभी यहाँ से, ओके, हम राष्ट्रपति से कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप अगर इसको लास्ट तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आप देख रहे हैं तो आपको सच में कुछ ना कुछ समझ में पक्का आया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज़ आपको इसको दोबारा देखें, ताकि आपको पूरा सच में समझ में आए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।